नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें कि अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे उन युवाओं को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अथवा स्कूल कॉलेजों में अध्ययनरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन युवाओं और विद्यार्थियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं का भविष्य किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, इसी के चलते ये निर्णय लिया गया है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव के लिए नामांकन होने के बाद अब पार्टियां प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार ने भी गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। बागेश्वर सीट पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की है। सुनिए। उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चहलकदमी शुरू हो गई है और हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, आज बसंत कुमार ने प्रत्याशी के लिए नामांकन भर दिया है, किस तरह से देखते हैं मजबूती अगर कांग्रेस की बात की जाए? बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और जिस तरीके से जनता उनके नॉमिनेशन में जुड़ी है उससे मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि बागेश्वर का उपचुनाव उत्तराखंड की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी उपचुनाव सिद्ध होने जा रहा है। सर, आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उस बसंत कुमार को आम आदमी पार्टी से कांग्रेस लाया गया, तो कहीं ना कहीं ये ना कहा जा सकता है कि चेक किया था वो आम आदमी पार्टी को पहले ही छोड़ चुके थे और इसलिए हमने उनको सम्मिलित किया है। ऐसा नहीं है कि किसी मित्र पार्टी से या किसी से हमने तोड़ा हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश होगा, जो बागेश्वर से चाह रहे होंगे कि हमें भी प्रत्याशी के लिए एक मिलना चाहिए था मौका? ये समय ऐसा है जब हमने राज्य के हित में, कांग्रेस के हित में भी, बागेश्वर के हित में भी इस सरकार को एक चेतावनी देनी है। तो जीत कौन सकता है बेहतर, उस संभावना को देख करके प्रदेश कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किया है और हमारे सब कार्यकर्ताओं का फर्ज है। होती हैं भावनाएं, लेकिन जब पार्टी ने एक उम्मीदवार तय किया है तो सब उसके पीछे खड़े हों। आखिर पार्टी के साथ भी तो हजारों और लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना होती है और पार्टी की एक जीत करोड़ों लोगों को आनंदित करती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बागेश्वर के सारे कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर के बसंत कुमार को विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। सर, बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा का हो, निकाय चुनाव हो, तो क्या ये इंडिया गठबंधन उसमें भी चलेगा या फिर बात की जाए तो नेशनल लेवल पे ये देखा जाए? हम इस समय पार्लियामेंट के चुनावों में 1 to 1 मतलब भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ इंडिया का एक उम्मीदवार, इस पॉलिसी पर काम करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला बॉम्बे में तैयार किया जाएगा। उसके बाद ही वो लागू होगा। कई लोग ये सवाल करेंगे कि बागेश्वर में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने वो फॉर्मूला तय नहीं किया है। तो कोई बाध्यता सहयोगी दलों के ऊपर नहीं है कि किसी एक उम्मीदवार के पीछे वो आकर के खड़े हों, लेकिन फिर भी हम जो है मैं बात करूँगा। और सर, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आपने कभी कभार इच्छा प्रकट किया कि हरिद्वार से आप लड़ने जा रहे हैं, वहीं हरक सिंह रावत भी वहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि किस तरह के? पहली बात यह है कि मैंने कोई इच्छा प्रकट नहीं की है और हाँ, हरिद्वार में जिला पंचायत की हारों के बाद जो है एक कार्यकर्ताओं की भाजपा की तरफ भगदड़ मच गई थी, वो उसको रोकने के लिए हरिद्वार में थोड़ा सक्रिय हुआ। और बाकी जो बात आपने पूछी है उस पर नो कमेंट। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का कहना है कि जितने जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की जीत होने वाली है और जो कांग्रेस पार्टी है मजबूती से लड़ने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून।
उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी हजारों मतों से विजय होंगी। उन्होंने कहा है कि इसका अंदाजा आप कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन से ही लगा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बीते रोज बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में 8000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के नामांकन में महज 2000 से भी कम लोग। और उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है, तो वहीं अब बागेश्वर उपचुनाव में सोशल मीडिया वॉर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि भाजपा के आईटी सेल को टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस ने कमर कस ली है, जिस वजह से कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने सोशल मीडिया की टीम बागेश्वर के लिए रवाना कर दी है, जो कि क्षेत्र सहित प्रदेश के मुद्दों पर कांग्रेस युवाओं और बागेश्वर की जनता पर प्रभाव डालने का प्रयास करने जा रही है। साथ ही प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी विकास नेगी ने बताया है कि भाजपा को सोशल मीडिया में के द्वारा ही घेरा जाएगा। जो हमारी सोशल टीम है, जो मीडिया की टीम है, वहाँ पर पहुँच चुकी है और लोकल लेवल पे जितने भी चाहे हम बात करें, वहाँ पर जो आजकल हम देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में जो दैवीय आपदा आई है और वहाँ पर भारी नुकसान हुआ, और वहाँ पे जो पुरानी चीज़ें देखने पे आई हैं कि जो माननीय चंदन रामदास जी वहाँ पर थे, तो उनके जब वो मंत्री थे तो उस समय पर भी कई चीज़ें लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी कि जब वो मंत्री बने तो उस तरीके से काम होने चाहिए। तो उस जो नाराज़गी है, जो आज भी पब्लिक के अंदर नाराज़गी है, उस समय पर उनका जो अवहेलना वहाँ की जनता की गई, उसको हम जनता के सामने सभी को दिखाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो आज की डेट में वहाँ पर कमियाँ हैं, चाहे स्कूल्स की देखें, चाहे रोडों की देखें, बहुत बुरी हालत है और ऐसी दुर्गम विधानसभा है कि जो ये मानिए कि क्या बोलते हैं, आज की डेट में बहुत ज़्यादा मतलब ये मानिए कि ऐसा लगता है कि क्षेत्र से मतलब कटी हुई विधानसभा है पूरे उत्तराखंड से, तो उसको कहीं ना कहीं आईना दिखाने का हम भाजपा को काम। और उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर भाजपा सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक नवीन ठाकुर ने सूची जारी की है, जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सोशल मीडिया समिति और लोकसभा सोशल मीडिया समिति की घोषणा की गई है। बता दें कि भाजपा का सोशल मीडिया विभाग लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुका है। गुरुवार को धामी सरकार के सलाहकारों की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के विषय में बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की इन्वेस्टर्स समिट में 1,25,000 करोड़ की इन्वेस्टर्स समिट में लेखा जोखा बीजेपी सरकार से मांगा है। उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र की सरकार में इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा पहले सरकार दे, उसके बाद नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच विचार करें, ताकि राजकोष का दुरुपयोग ना हो और बेरोजगारों के साथ पूर्व में हुए अन्याय का पर्दाफाश हो सके। बात है, सरकार अभी इन्वेस्टर सबमिट करने जा रही है। अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स आने चाहिए यहाँ, उनको सुविधाएं भी देनी चाहिए, उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए, लेकिन सरकार पहले इस बात का जवाब दे तो 1,25,000 करोड़ के जो MOU 2018 में किए हैं इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार में, उस इन्वेस्टर समिट के बाद कितनी इंडस्ट्री यहाँ आई हैं, कितने बड़े इंडस्ट्रिस्ट यहाँ पर आए हैं,
कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, क्या व्यवस्था उन्होंने तब की है, तो उसके बाद फिर सोचेंगे। ये भी एक इवेंट होगा, इवेंट करके, क्योंकि भाजपा तो इवेंट मैनेजर पार्टी है, ये भी एक इवेंट आयोजित करेगी, उसमें 2-4 लोग भाषण दे जाएंगे, उसके बाद कहीं कुछ नहीं, फिर हाथ में उत्तराखंड का आम जनता, आम गरीब आदमी, बेरोजगार हाथ मलता दिखाई देगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला में देर रात हुई बारिश से सुसवा नदी में फिर बाढ़ आ गई है, जिस वजह से बुल्लावाला पुल को काफी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि पुल की मरम्मत का काम भी प्रभावित हो चुका है, जिसके बाद पुल की अप्रोच के एक हिस्सा टूटने से लोग सहमे दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पुल पर भारी वाहनों का आवागमन बंद हो चुका है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के चलते हुआ है और समय रहते कड़े कदम ना उठाए गए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बद्रीनाथ में पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते हाईवे पर पुरसारी के पास बड़ी बड़ी दरारें आ गई है, जिस वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। तो वहीं राजमार्ग बंद होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं एसडीआरएफ का राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बता दें कि जेसीबी की सहायता से पानी की निकासी का रास्ता बनाने का प्रयास टीम द्वारा किया जा रहा है और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एसडीआरएफ निरंतर प्रयासरत दिखाई दे रही है। और देहरादून में 4 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले हुए हैं। बता दें कि एएसपी कोटवार शेखर सुयाल को पीटीसी भेजा गया है। पुलिस हेडक्वार्टर से जया बलूनी को कोटवार भेजा गया है और विजेंद्र दत्त डोभाल को उप सेवा नायक एसडीआरएफ बनाया गया है। तो वहीं जोधराम जोशी अपर पुलिस अधीक्षक टेहरी को गढ़वाल का अधीक्षक बनाया गया। कर्णप्रयाग के सोल क्षेत्र में एक बार फिर से भारी बारिश की वजह लोगों की देर रात घर खाली करना पड़ा और पिंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के निर्देश दिए। इससे पहले भी थराली कस्बे में पिंडा नदी कई बार बड़ा नुकसान कर चुकी है। तो वहीं पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर लोगों को सजग कर रही है। फिलहाल बारिश से कोई जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की भूमि और मकानों को नुकसान जरूर पहुंचा है। लक्सर में पुलिस और प्रशासन एक तरफ आपदा के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगाने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर खनन के हौसले बुलंद है, जहां रात के अंधेरे में खनन माफियाओं के जरिए जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि खनन माफियाओं के वाहन पुलिस प्रशासन की नाक तले रात भर बेखौफ सड़कों से गुजर रहे हैं। हाल ये है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सड़कों पर अनगिनत खनन सामग्री से लदे डंपरों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला गुजर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पे कि किस तरीके से खनन वाहक बेधड़क हाईवे पर पुलिस चेक पोस्ट के सामने से ही गुजर रही है। साथ ही ये तस्वीरें पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार अपनी मुस्तैदी और सक्रियता का ढोल पीटने वाले अफसरों की नाक तले अवैध खनन की गतिविधियों को खनन माफिया अंजाम कैसे दे रही है।
उत्तराखंड की भाजपा सरकार खनन माफियाओं की सरकार है। खनन माफियाओं को पूरा शेल्टर उत्तराखंड की सरकार ने दे रखा है। गंगा में खनन की आड़ में डाका डालने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के खनन से, भोगपुर के खनन से, हरिद्वार के खनन से दिल्ली तक के तार जुड़े हुए हैं। क्या कारण है? मुख्यमंत्री कहते हैं खनन बंद है और रात को जबरदस्त डंपर चलते हैं, ट्रक चलते हैं, भर करके ट्रैक्टर ट्रालियां चलती हैं। ये क्यों नहीं पकड़े जाते? कौन पकड़ेगा इनको? तो ये जो दोहरी पॉलिसी है खनन को लेकर के, ये बड़ी घातक है। सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपनी सांसद की आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां बरसात के चलते जनपद में जगह जगह भारी नुकसान हुआ है और ऐसे आपदाओं के समय में लोगों तक राहत पहुंचाने राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता बन चुका है। आपको बता दें कि इस दौरान सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश के कारण अवरुद्ध सड़कों पर अतिरिक्त मशीनें लगाते हुए शीघ्र आवाजाही सुचारू की जाए, विद्युत के खराब पोल और झुलसती तारों को बदल दिया जाए, साथ ही क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को ठीक किया जाए और समस्त जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की बेहतर तालमेल के साथ आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने पर जोर दिया जाए। तो बता दें कि उत्तराखंड से एक खबर सामने आई है। बता दें कि पौड़ी श्रीनगर रोड पर नेपाली मूल का एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया। अस्पताल के चिकित्सकों ने युवक की नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर श्रीनगर रेफर कर दिया। साथ ही श्रीनगर ने उसे हायर सेंटर जॉली ग्रांट के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान एम्बुलेंस हायर सेंटर जॉली ग्रांट ले जाते समय युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक युवक के पिता गौरिया धामी ने बताया है कि उनका बेटा 12 अगस्त को नेपाल से परिवार सहित यहां आया था, जिसके बाद 14 अगस्त की शाम को वो कहीं चला गया था। पुलिस से बेटे की बेहोशी की हालत मिलने के बाद बता दें बेटे की हत्या की आशंका जताई है पिता ने और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। एक लड़के के आकस्मिक मृत्यु की बात आई है, तो बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और अभी पोस्टमार्टम प्रारंभ होने वाला है। कॉज ऑफ डेथ उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमने इस संबंध में अपनी तरफ से जो है जांच कल से ही प्रारंभ कर दी थी, जैसे ये प्रकरण सामने आया था, और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको बाद में आपसे शेयर कर देंगे। और उत्तराखंड में मॉनसून सीजन में आपदा से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें जनहानि और पशु हानि दोनों हुए हैं। तो वहीं आपदा को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाई जा सके। जो लोग मुश्किल घड़ी में हैं उनको बाहर निकाला जा सके, इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस की सभी टीम धरातल पर काम भी कर रही है। साथ ही कहा है कि स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि अभी आपदा से हो रहे नुकसान का आकलन किया जा रहा है। विशेष अभियान कमिश्नर साहब की तरफ से आया हुआ है 20 तारीख तक के लिए। इसमें कुमाऊं मंडल की टीम को लेकर के स्पेशल निर्देश हमारे ज्वाइंट कमिश्नर के पांडे जी ने दिए थे। कल ही मुझे एक आदेश मिला था और जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में जो है आबकारी निरीक्षक और पूरी आबकारी की टीम उधम सिंह नगर की इन्फोर्समेंट को लेकर के हम आज तड़के जो है इधर अलाबिरजी गए, बिहड़ जंगलों में। वहाँ दर्जनों की संख्या में अवैध शराब के कारखाने चल रहे थे। उन कारखानों को तहस नहस किया और लगभग हमें 14 से 15 जली हुई भट्टियाँ मिली और 25,000 लहन जो है ऊपर पेड़ों में लगा हुआ उसको हमने नीचे गिरा के तहस नहस किया और 580 लीटर अवैध कच्ची शराब हमने मौके पर बरामद की। और हरिद्वार में फर्जी बिलों के भुगतान मामले में हाईकोर्ट की कार्रवाई पर तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसमें फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। साथ ही कहा है कि व्यक्ति विशेष से हटकर मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि
2009 से 2013 के बीच मुख्यमंत्री की फ्लीट में गाड़ियों के टूर और ट्रेवल्स ने फर्जी बिल के आधार पर 1,38,00,000 रुपए लिए थे। का हर हालत में होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको तो जेल जाना ही चाहिए। जो भी प्रदेश के साथ गड़बड़ करेगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात तो हाई कोर्ट ने की, कोई गलत नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, व्यक्ति विशेष की बात छोड़ दीजिए, कोई भी हो जो गड़बड़ में सम्मिलित हैं उनको दंडित होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।